हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका यूपी टेट की क्लास में। आज मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर 2013 का यूपी टेट का पेपर, जो फुल होगा आपके लिए, पूरा सॉल्व कराया जाएगा। तो क्लास को एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच साथियों। तो अब इसके बाद आगे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि से होगा, भाग 1। इसमें कितने टोटल 5 भाग होते हैं, प्रत्येक के 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ये जो पेपर है वो 2013 का है, जो दिसंबर में हुआ था। 2013 में दिसंबर में हुआ था, प्रीवियस ईयर है यूपी टेट। तो पहला क्वेश्चन है इसका कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रभावशाली उपाय क्या है। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, जो शिक्षण है आपका उसे रोचक बनाना है और व्यवहारिक बनाना है, उनके व्यवहारिक जीवन से जुड़ना है बच्चों के से। तो ये ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और भी देखते हैं, छात्रों के अभाव को सूचित करना, ऐसा भी नहीं। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, ये भी गलत होगा। तो क्या है, शिक्षण है उसे जो आप पढ़ा रहे हो उसे रोचक बनाना है और व्यवहारिक बनाना है, उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़ना है बच्चों को। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपायों में यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को नवीन शिक्षण प्रविधियों के उचित प्रयोग से रोचक या सहज या व्यवहारिक जीवन में केंद्रित बनाया जाए, जिससे कक्षा के सभी विद्यार्थी उस विषय की मूल भावना विषय वस्तु पर पूर्ण केंद्रित हो जाएं, तो कक्षा का अनुशासन सदैव बना रहेगा। यह उपरोक्त माध्यम कक्षा के अनुशासन बनाए रखने का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है। अनुशासन का अभाव ही अनुशासनहीनता है। तो ये किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। अनुशासन का अभाव ही अनुशासनहीनता है। तो ये क्या है, स्किनर ने कहा है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैशवा में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। शैशवावस्था में शिशु अपनी मूल प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है, जैसे भूखा या गुस्सा आने पर रोकर व चिल्लाकर अपनी भावना प्रदर्शित करता है तथा प्रसन्नता होने पर हंसकर अपनी अभिव्यक्ति देता है। शैशवावस्था में बच्चे के सभी क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा इसका राइट हो गया था हमारा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन विद्यार्थियों में समेकित शिक्षा की जाती है, जिनको दी जाती कौन सी शिक्षा, समेकित शिक्षा दी जाती है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र के विशेष में प्रशिक्षण करना चाहिए। तो किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षण करना चाहिए, तो ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे, उनकी पहचान और उनके शिक्षण को जानकारी होनी चाहिए। समेकित शिक्षा से तात्पर्य है विभिन्न अक्षमता वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से है। इसलिए समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा इनके लक्षणों को पहचानने की क्षमता होनी अनिवार्य है, जिसके लिए उन शिक्षण भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु क्रियायुक्त का अनुप्रयोग आप नहीं करते, तो कौन सा ऑप्शन इसका सी राइट हो जाए, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। तो ये नहीं करना चाहिए, बच्चे की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, अतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो ऑप्शन इसका राइट होगा सी, कक्षा में छात्रों की पुनर्बल के तौर पर अत्यधिक प्रशंसा करके उन्हें अधिगम सीखने के लिए प्रेरित करना उपयुक्त युक्ति नहीं है, क्योंकि इससे उस बालक के मन में अहंकार की भावना का प्रादुर्भाव और संचार हो सकता है, जिसके कारण वह अधिगम के लिए प्रयास करना कम कर देता है और छोड़ भी देता है कभी कभी।
जिसके कारण यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नकारात्मक साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो बुद्धि और सृजनात्मकता में तो ये धनात्मक होते हैं। कैसे होता है, कैसे संबंध है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। सृजनात्मक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने, सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। सृजनशीलता के 4 मुख्य घटक हैं: प्रभाव, विविधता, मौलिकता तथा विस्तारण। बुद्धि व सृजनात्मकता 2 अलग अलग होने के बावजूद दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है, क्योंकि बुद्धि लब्धि का स्तर उच्च होने पर सृजनात्मकता भी उच्च होती है। अगर जिसकी बुद्धि लब्धि अच्छी होगी तो उसकी सृजनात्मकता सोचने की, समझने की और किसी क्रिया करने की शक्ति ज़्यादा होगी, तथा बुद्धि लब्धि का स्तर कम या नीचा होने पर सृजनात्मकता में कमी आती है। मतलब कोई चीज़ है वो जल्दी नहीं समझ सकता है, और सृजनात्मकता मतलब कोई चीज़ नहीं बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन सी इसका राइट है, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्तियां बदलनी होंगी। मतलब जिस समूह में वो रह रहा है तो उनको सबको देखना होगा और उनकी जो आदतें हैं उनको बदलनी होंगी। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की जो प्रवृत्ति को यदि किसी शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम बालक की संगति में रहने वाले सभी बालकों की सामूहिक रूप से मूल प्रवृत्तियों में बदलाव करना होगा, क्योंकि बालक की प्रवृत्तियां सर्वाधिक रूप से उसको अपनी संगत में मिलती हैं, क्योंकि बालक अनुकरणीय विधि का पालन शीघ्रता से करते हैं, जैसे धूम्रपान, कक्षा से भागना इत्यादि। यह शिक्षक बालक की मूल प्रवृत्तियों का बदला व्यक्तिगत स्तर पर करेंगे तो बालक पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? तो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। कोई चीज़ हम उद्दीपक की में देखी तो कोई चीज़ देखेंगे तभी तो उसको हम प्रतिक्रिया करेंगे, देखेंगे। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है। जैसे इंसान विकास हो रहा है तो परिपक्व भी हो रहा है, बढ़ रहा है, इंसान को वृद्धि हो रही है, उसकी उम्र बढ़ रही है तो उसके हिसाब से वो परिपक्व भी हो रहा है, समझदार भी हो रहा है। उसी प्रकार उद्दीपक मतलब कोई चीज़ देखना, किसी चीज़ को देखना है तो जब देखेंगे तभी क्या करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, तो प्रतिक्रिया उसी के हिसाब से दी जाएगी। विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपक का प्रतिक्रिया से होता है। किसी विषय वस्तु के प्रति यदि शिक्षक शिक्षण प्रविधियों की सहायता से उद्दीपक करेगा तो बालक का मन मस्तिष्क उस विषय के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करेगा। विकास लंबवत सीधा न होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। ऑप्शन 2 इसमें देखेंगे, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। तो ये किसने कहा है? मुनरो ने कहा है। ये वाली लाइन किसने कही है? मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं गत्यात्मक विकास के लिए। इनने कितने सिद्धांत दिए? इनने 4 सिद्धांत दिए बालक की अवस्था के। स्विट्जरलैंड के बाल मनोविज्ञान जीन पियाजे ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण संपन्न करके बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में वर्गीकृत किया। अभी 4 भाग में वर्गीकृत किया। मतलब जीन पियाजे का हर सेट में क्वेश्चन आना ही है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इनके क्वेश्चनों को जरूर देखें। जीन पियाजे का क्वेश्चन आता ही आता है। उसमें भी हमें 2011 के सेट में जो हमने पहले लगाया है उसमें भी हमें 3 क्वेश्चन मिले, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे ओनली जीन पियाजे से। इसमें भी देखो पहला क्वेश्चन मिल चुका है हमें जीन पियाजे से। तो इसमें बुद्धि का जनक मनोवैज्ञानिक गॉल्टन को माना जाता है। बुद्धि का जनक मनोवैज्ञानिक गॉल्टन को जाना जाता है। बुद्धि जन्मजात होती है, यह कथन गॉल्टन का है। मानसिक आय की अवधारणा का सिद्धांत बिने ने दिया था। तो ये सिद्धांत हैं। बुद्धिमत्ता का जनक किसे माना जाता है? गॉल्टन को। बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है, ये भी गॉल्टन ने कहा है। और मानसिक आय की अवधारणा, जो मानसिक आय IQ लेवल निकालते हैं, वो बिने ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन एकदम सत्य है। जब कभी 2
दो से अधिक एक साथ मिलते हैं व्यक्ति तो और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जब 4 लोग बैठेंगे बातें करेंगे तो क्या होगा, एक सामाजिक समूह कहलाएगा वो। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो एक दूसरे से प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। उपरोक्त कथन सत्य है क्योंकि समूह से हमारा तात्पर्य है व्यक्तियों के किसी भी जमाव से है जो परंपरा एक दूसरे को सामाजिक संबंध बनाते हैं। बोगार्ड्स सामाजिक समूह से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से है जिनका कोई समान उद्देश्य होता है तो जो एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, जिसके समान निष्ठा होती है तथा जो एक जैसी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। तो किस प्रकार की, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे की समायोजन की समस्या होती है। समायोजन की समस्या होती है किसमें, जो कुशाग्र बुद्धि वाले बालक होते हैं उनमें क्या होती है, समायोजन की क्षमता कम होती है। जिस प्रकार से संसार की विभिन्न वस्तुओं में परिवर्तन होते रहते हैं उसी प्रकार बच्चे में भी शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। अब बस सही बात है। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है क्योंकि कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों का शिक्षा का वही कार्यक्रम सफल और सार्थक हो सकता है जिसका उद्देश्य उसकी विभिन्न योग्यताओं का अधिकतम विकास करना हो, जिसके कारण विद्यालयों में कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे प्राय उन्हीं बच्चों के साथ समायोजन होना अधिक पसंद करते हैं जो बुद्धि स्तर पर उनके समकक्ष हों। तो जो कुशाग्र बुद्धि वाले होंगे तो अवश्य कहेंगे मेरे बराबर के हों बच्चे, तो उनके साथ ही समायोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 के बाद 11। किसी शिक्षक को यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है। शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए, तो सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, कभी तीव्र हो तो कभी मंद गति से। शिक्षा प्रक्रिया का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग सीखना व सिखाना ही है। कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ तथा सहज प्रक्रियाओं के अतिरिक्त मनुष्य के अन्य समस्या व्यवहार सीखने के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। यदि किसी शिक्षक को यह महसूस होता है कि जो विद्यार्थी पहले विषय वस्तु को अच्छे से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है तो यह हो सकता है कि उसमें सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता आ गई हो। इसलिए शिक्षक को इसे अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया या स्थिति मानना चाहिए। तो अधिगम की क्या माननी चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया स्थिति मानना चाहिए। बच्चे के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। सही बात है। सबसे ज़्यादा बच्चा सामाजिकता सीखता है वो कहाँ, खेल मैदान में सीखता है। खेल विधि द्वारा बच्चे का सामाजिक विकास अत्यंत सकारात्मक रूप से होता है क्योंकि खेल की शिक्षण विधियों द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिसके कारण बच्चों में समायोजन, समूह के रूप में कार्य करने की क्षमता के साथ साथ शारीरिक वृद्धि भी तीव्र गति से होती है। तो समायोजन से 2 क्वेश्चन बन गए। ये भी समायोजन है। बच्चों में सामाजिक विकास कहाँ होता है, खेल के मैदान में। तो खेल के मैदान में जब बच्चा जाएगा तो उनमें क्या होगा, सामाजिक विकास होगा। सामाजिक विकास तो समायोजन करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन है समायोजन से। एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन 3 आते हैं। जैसे जीन पियाजे से भी काफ़ी क्वेश्चन उसमें दिए थे, इसमें भी पहला एक क्वेश्चन मिला है। आगे देखते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो भाटिया होता है बुद्धि का परीक्षण। तो भाटिया बैटरी प्रयोग है वो बुद्धि की मापन के लिए किया जाता है। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है जिसका निर्माण CM भाटिया ने सन 1953 में किया था। भाटिया बैटरी को बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण भी कह सकते हैं, क्रिया परीक्षण भी कह सकते हैं। भारत में बुद्धि परीक्षण के निर्माण का कार्य वर्ष 1922 में CH राइस के द्वारा विनय परीक्षण 1905 द्वारा भारतीय अनुकूलन करने
करने में प्रारंभ हो गया था। भारतीय अनुकूलन करने से प्रारंभ हो गया था। तो बिने ने कब किया था? 1905 में। C.H. रायस ने किया 1922 में। तो भाटिया ने 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलनबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो कॉलनबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कॉलनबर्ग ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। संज्ञानात्मक किसने दिया था? जीन पियाजे ने। ठीक है, अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तार परिवर्तित तथा परिमार्जित करके लॉन्स कॉलनबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में व्यवहारिक का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके नैतिक विकास के 3 स्तर जो निम्नलिखित हैं। तो कितने स्तर बताए कॉलनबर्ग ने? 3 स्तर बताए। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। याद रखेंगे जीन पियाजे के 4 स्तर थे और यहीं कॉलनबर्ग के कितने हैं? 3 स्तर। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत अवस्था। शिक्षण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो किसका रखना चाहिए? विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता का। जो विद्यार्थी सक्रिय हैं और किसी में भाग ले रहे हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं उन्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया वही सफल व सार्थक होती है जिसमें शिक्षक छात्र संवाद निरंतर होता रहता है। मतलब शिक्षक और जो छात्र होते हैं वे एक दूसरे में बातचीत करते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। तो ये क्या कहलाती है? सार्थक शिक्षक कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। अन्यथा शिक्षण कार्य नीरस और बोझिल हो जाएगा, अर्थात विद्यार्थी भी अधिगम के प्रति प्रेरित नहीं हो पाएंगे, जिसका उनके शैक्षणिक जीवन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने बालकों के साथ फोबिया पर बृहद कार्य संपन्न किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अपने बच्चे और बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? तो कौन दे रहा है? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र को प्रशंसा करता है। तो इसके चारों ऑप्शन देखते हैं। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बी देखते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अब नेक्स्ट देखें, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार हैं वो अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो आंतरिक प्रेरणा कौन दे रहा है? तो ऑप्शन डी इसमें दिखा रहा है। बच्चे की प्रशंसा कर रहे हैं, तो अंदर से कर रहे हैं, ऐसा नहीं बाहर से कोई जैसे दावत दी, हमने खाना खिलाया, तो ये हम अपने वैसे कर रहे हैं। पुत्र को कहानी की पुस्तक देना, ये भी आंतरिक प्रेरणा नहीं होगी। चॉकलेट देना भी आंतरिक नहीं होगी। आंतरिक क्या होगी? मन से हमें क्या दे रहे हैं? शाबाशी दे रहे हैं, उसे प्रशंसा कर रहे हैं उसकी, तो ये क्या होगी? आंतरिक प्रेरणा होगी। तो ध्यान रखेंगे, कितना क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि टिपिकल क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर दे सकते हैं आराम से। अभिप्रेरणा को प्राणी के व्यवहार को संचालित व निर्देशित व संगठित करने वाली एक आंतरिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आवश्यकता, अंतर्नाद, प्रोत्साहन और अभिप्रेरक ये 4 अभिप्रेरणा के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, ठीक है। अंतर्नाद, प्रोत्साहन और अभिप्रेरक ये क्या बने जाते हैं? अभिप्रेरणा के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अतः किसी कार्य या परिणाम के लिए प्रशंसा करना अतिरिक्त प्रेरणा का उदाहरण है। इसलिए विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार का अपने पुत्र की प्रशंसा करना आंतरिक प्रेरणा का एक उदाहरण है। पूर्वाग्रही किशोर और किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। पूर्वाग्रही किशोर और किशोरी होते हैं अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पूर्वाग्रह से हमारा आशय है कि ज्ञान व्यवस्था, कार्य, संगठन, व्यक्ति के विषय में पहले से निर्मित कोई विशेष अवधारणा या सोच से है, जिसके वशीभूत होकर भी हम अपना कार्य
संबंधित विषय वस्तु के प्रति करते हैं। ऐसे पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। C.E. स्किनर ने कहा है, हमारे विद्यालय में छात्र व्यापक रूप से क्षमताओं एवं अभिरुचियों में भिन्न हैं, फिर भी हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे सभी समान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई थी। तो ये किसने की थी? जीन पियाजे ने। अभी एक क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था कि एक ऊपर क्वेश्चन था जीन पियाजे का, दोबारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही 2 से 3 या 4 क्वेश्चन जीन पियाजे से आते ही आते हैं प्रत्येक सेट में। तो इनने संज्ञानात्मक विकास के चरण बताया था। तो इनके 4 चरण थे। इनके कितने चरण बताए? संज्ञान, मनोवैज्ञानिक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक में सर्वाधिक प्रभावी स्वीकार किया गया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरण, संवेदी पेशी जो 0 से 2 वर्ष था, पूर्व संज्ञानात्मक जो 2 से 7 वर्ष, स्थूल संज्ञानात्मक जो 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संज्ञानात्मक 12 से अधिक प्रभावित होते हैं। जीन पियाजे का निर्णय संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विशेषताएं, संगठित व अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो कौन से नहीं हैं? नियमित जीवन और संवेदनात्मक और परिपक्वता, आत्मविश्वास और सहनशीलता होनी चाहिए, ये बात सही है। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये गलत है इसका, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। वास्तविकता की स्वीकृति और स्वयं मूल्यवान की योग्यता, तो ऑप्शन इसका सी गलत हो जाएगा। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या होना चाहिए? तो नियमित जीवन होना चाहिए, संवेदनात्मक परिपक्व होना चाहिए, आत्मविश्वास, सहनशीलता होनी चाहिए, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यवान की योग्यता, पर बहुत विनीत नहीं और ना ही वह स्वयं में सीमित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 19 के बाद देखते हैं 20 क्वेश्चन। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? तो किससे नहीं होती? आनुवंशिकता से प्रभावित होती, वातावरण से, प्रशिक्षण और शिक्षण से, पर राष्ट्रीयता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अधिगम क्षमता में। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारणों से प्रभावित होती है, जैसे पूर्व अधिगम, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, अभिप्रेरणा, थकान, वातावरण और सीखने की विधि। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस अधिगम मनोविज्ञान ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो किसने दिया था? गुथरी ने नहीं दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया, पावलोव ने, स्किनर ने दिया। पुरस्कार को महत्व दिया था पर गुथरी ने नहीं दिया। पुरस्कार मनोवैज्ञानिक ढंग से अभिप्रेरणा प्रदान करने वाला एक प्रकार का सकारात्मक अभिप्रेरक है माना जाता है, पर मनोवैज्ञान हरलॉक ने पुरस्कार को वांछित कार्य के बाद सुखद साहचर्य बनाने का साधन माना है। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है, जिसमें उद्दीपक और अनुक्रिया पुनर्वलन के आधार पर समीपता के आधार पर होती है, परंतु थॉर्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर जैसे मनोविज्ञान ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में किसका है? तो ये वुडवर्थ का है। तो संवेग है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग जो आता है पुरुषों में या महिलाओं में, तो वो क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, उत्तेजित हो जाता है, संवेग आएगा, देखिएगा। ठीक है, संवेग का तात्पर्य प्राणी की उत्पन्न संवेदना से है, जिससे प्राणी शारीरिक परिवर्तन व प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार का प्रदर्शन करता है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का है। वुडवर्थ संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेग में आने की स्थिति है। पीटी यूंग, संवेग व्यक्ति का कुल तीव्र उपद्रव है जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है तथा इसके अंतर्गत व्यवहार, चेतना, अनुभव व अंतरंग क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
23 नंबर का, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। जो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। छात्रों की प्रगति का आकलन ये नहीं है। कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होना चाहिए, किसको कितना ज्ञान है तो ये होता है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 के बाद 24, कंटेंट ही पढ़ते हैं। मूल्यांकन अर्थात मूल का अंकन, मतलब मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया। विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान या क्षमता संबंधी मूल्यांकन शैक्षिक विकास में मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन में ज्ञान क्षमता के साथ ही संपूर्ण शैक्षिक और मानसिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है कि जो कुछ विद्यार्थी को सिखाया गया उसको उद्देश्य क्या है, सिखाने वाली विधियाँ कितनी सफल रहीं और उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वर्तमान समय में सबसे उपयुक्त व मूल्यांकन माने जाते हैं। तो कौन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वर्तमान में सबसे कैसे माने उपयुक्त मूल्यांकन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ये क्या है, कौन सी अवस्था है? ये है उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है? उत्तर बाल्यावस्था। बाल मनोविज्ञान की विधा में 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था भी कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपनी उम्र के दोस्त साथियों की संगत में उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। 9 से 12 वर्ष की अवधि को ही इस कारणों से परिपाक काल कहते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के विचार को मनोवैज्ञानिक प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तो तत्परता से। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो सीखने का नियम किससे है? तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थॉर्नडाइक के तत्परता के संबंधित है। थॉर्नडाइक ने मनोवैज्ञानिक परीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर सीखने के 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम तत्परता प्रभाव का नियम और तीसरा होगा अभ्यास का नियम। तो तत्परता का नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने वाले विषय बल देता है। मतलब तत्परता होता है मतलब कोई काम कर रहे हैं उससे पहले बल दे रहा है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं या हमारी आंतरिक शक्ति उस कार्य को करने के लिए अप्रेरित होती है तो हम उस कार्य को शीघ्र और सहज रूप से कर लेते हैं, क्योंकि तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है जो ध्यान केंद्रित करने में सहायता प्रदान करती है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। ये स्किनर ने कहा है अधिगम है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। तो तत्परता का नियम क्या कह रहा है? तत्पर कोई चीज़ हम सीखने के लिए उत्सुक हैं। जैसे हमने कार सीखनी है तो हमें उत्सुक रहेंगे जल्दी से सीख लें, इसको कैसे गियर डालना है, कैसे क्या करना है। तो उससे पहले हम गाड़ी ना चलाने से पहले भी हम उत्सुक हो जाते हैं, फिर उसका प्रभाव पड़ता है, फिर हम उसके पर अभ्यास करते हैं तो उस चीज़ को हम सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है तो किशोरावस्था में। तो कौन सी अवस्था से? किशोरावस्था है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में मानसिक परिपक्वता का विकास अपनी उच्च सीमा ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक नई समस्याओं व संवेगों से गुजरता है जिसको हल करने के लिए मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है ताकि उसमें वहां उस संतुष्टि का अनुभव हो सके। किशोरावस्था की अवस्था को बालकों के विकास की सबसे कठिन अवस्था व इन्हीं उपरोक्त कारणों से माना जाता है। स्टेले हॉल ने कहा है किशोरावस्था बड़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। तो बच्चा देखा होगा किशोरावस्था में आ जाता है तो वो क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा माँ बाप से, तरह तरह की चीज़ें देखेगा तो पूछेगा ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो जाता है, जहाज़ कैसे उड़ जाता है, पक्षी कैसे उड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछेगा। मोटरसाइकिल कैसे चलती है,
तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उत्सुक रहता है बच्चा सीखने के लिए। तो ये कौन सी अवस्था होती है, विकास का मानसिक परिपक्वता का विकास अपनी उच्च सीमा ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो कौन कौन से हैं। अनुकरण करके भी सीखता है, ये भी प्रभावित करता है। प्रशंसा और निंदा भी करो तो भी उस पर सीखने की प्रक्रिया प्रभाव पड़ेगा। प्रतियोगिता करेंगे तो भी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारणों से प्रभावित हो सकती है। पूर्व अधिगम, विषय वस्तु, सीखने की विधि, वातावरण, अधिगम की इच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, प्रशिक्षण एवं प्रशंसा, पुरस्कार या दंड देना। तो ये क्या है, सीखने को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त सही कारणों को सीखने के लिए प्रक्रिया प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो प्रेरणा के हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन ये था, उससे पहले भी आ गए हैं 2 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन प्रेरणा, मोटिवेशन से। बालकों की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा, बरतना। तो उपरोक्त डी इसका राइट हो जाएगा। तो सभी। बालकों के सीखने की प्रेरणा में संप्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा आवश्यक जनित होती है जो बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है, जो सकारात्मक पुरस्कार, प्रशंसा, नकारात्मक दंड एवं बरतना दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 29वां। निम्नलिखित में से किस एक से शिष्य के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। तो किससे नहीं मिलती, अनुकरण से मिलती है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन से मिलती है, पुरस्कार से भी मिलती है, स्कूल का बस्ते से नहीं मिलती। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो अधिगम से, लर्निंग से भी हमारे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन अधिगम से भी है, लर्निंग से। अधिगम नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया का अर्जन करने की प्रक्रिया है। तो अधिगम है वो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया है, जिसमें अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार, प्रशिक्षण, अनुभव, शिक्षण विधियों इत्यादि से अधिगम को सहायता मिलती है, क्योंकि उपरोक्त सभी अधिगम को तीव्र करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिष्य के अधिगम को सहायता नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। स्वकेंद्रित अवस्था होती है जो बालक के, स्वकेंद्रित मतलब खुद के केंद्रित बच्चा होता है, तो 3 से 6 वर्ष के लिए होता है। जब वो उसकी उम्र कैसी होती है, 3 से 6 वर्ष, तो स्वकेंद्रित होता है बच्चा। जन्म से 6 वर्ष की आयु को मनोविज्ञान की दृष्टि से शैशवावस्था माना जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष है। बालक अब केवल अपने स्वयं की प्रशंसा व खुशी के बारे में सोचता और चिंता करता है, इसलिए शैशवावस्था को स्वयं केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। इस काल में बच्चे शब्द जैसे प्रतीकों, विभिन्न वस्तुओं, परिस्थितियों या घटनाओं को दर्शाने वाली प्रतिमाओं के प्रयोग में अधिक प्रवीण हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपनी वस्तुओं के मानसिक प्रतिबिंब का भी खेल में भूमिका निभाने के उपयोग करते हैं। ये हमारे अभी बाल विकास के क्वेश्चन खत्म होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट भाग होगा, वो सेकंड भाग, उसमें हिंदी होगा, जो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज़ करते हैं हम। सेकंड भी कर सकते हैं, सेकंड में हम इंग्लिश करते हैं। अगर आप पहले फर्स्ट हिंदी करते हो तो उसके बाद आपको 2 लैंग्वेज दी जाएंगी सेकंड में, उसमें संस्कृत और इंग्लिश होगा। उसमें आपको एक चूज़ करना होगा, तो इंग्लिश या संस्कृत। ठीक है, तो दोनों को ही देखेंगे लास्ट में। पहले तो अभी इसको देखते हैं, पहली भाषा को। पहला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली कोई चीज़ होती है तो उसे इम्पोर्टेंट रखा गया है, क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक जीके में। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी। बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी। हिंदी दलित में पहली आत्मकथा शिव पूजन सहाय ने मेरा जीवन नामक से प्रकाशित किया। तो हिंदी दलित में पहली आत्मकथा तो शिव पूजन सहाय ने मेरा जीवन नामक
से प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन का मीठा कड़वा एवं अनुभव के आधार पर सच को प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्य के आरंभ में ही बिंद पड़ना, मतलब कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आरंभ में ही क्या विघ्न पड़ जाए तो क्या हो जाता है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। किसको कवियों का कवि कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। डॉक्टर रंजना अरगड़े ने कवियों के कवि शमशेर नामक पुस्तक लिखी थी। तो किसने लिखी थी, डॉक्टर रंजना अरगड़े ने कवियों के कवि शमशेर नामक पुस्तक लिखी थी। दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना, किस रचना की पंक्ति है, किस रचनाकार की पंक्ति है, तो ये है कबीरदास की। हिंदी का पहला पत्र कौन सा था, तो उद्दंड मार्दन था। ऑप्शन ए काफ़ी बार पूछा गया है, कई और एग्ज़ाम में पूछा गया है, ऐसा नहीं ईपी टेट में, सुपर टेट और भी अदर एग्ज़ाम में, स्टेट एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, तो उद्दंड मार्दन है। उद्दंड मार्दन उगता हुआ सूरज प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता में सन 1826 में प्रकाशित किया। इस साप्ताहिक पत्रिका में संपादक और मुद्रक दोनों ही स्वयं बाबू युगल किशोर शुक्ल थे। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई भी पत्र पहले हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था। इस प्रकार उद्दंड मार्दन हिंदी का पहला समाचार पत्र है। अति सूदों स्नेह को मार्ग है, इस पंक्ति है, ये किसकी पंक्ति है, ये है घनानंद की। किसकी है, घनानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा, तो कालिंदी किसको कहा जाता है, यमुना को कहा जाता है कालिंदी। यमुना, भानुजा, सूर्यसुता, सूर्यतमया, तरणी, तनुजा, ये क्या है, कालिंदी के पर्यायवाची, यमुना के पर्यायवाची हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल जी की। प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल जी की। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन से, रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, 3। अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण करके किसके आधार पर होता है, तो किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण प्रमुख रूप से संज्ञा के आधार पर होता है, परंतु सर्वनाम विशेषण क्रिया में यह विभक्ति प्रयोग में यह विकार उत्पन्न करता है। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम में आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। कुछ विद्वान उन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। घा का उच्चारण स्थान क्या है, तो घा का उच्चारण स्थान कंठ है। का खा गा पहला जो वर्ड होता है उसे क्या करते हैं, कंठ है बोला जाता है। ठीक है, पंक्ति का पहले वर्ड का से स्टार्ट करते हैं तो का वर्ड क्या होता है, कंठ कहलाता है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का है। चिंतामणि किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवित्री होगा। ऑप्शन बी सी सॉरी इसका राइट हो जाएगा, कवित्री। काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान रखें, कवित्री ऐसे लिखा जाएगा। तरणी का पर्यायवाची क्या होगा, तरणी किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। तरणी सूर्य को कहा, सूर्य का पर्यायवाची तरणी। तो सूर्य, आदित्य, दिनाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, दिनकर, ये किसके हैं,
मार्दंडी भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तरणी का पर्यायवाची है, मतलब सूर्य का पर्यायवाची। मीन किसका पर्यायवाची? मत्स्य मछली का पर्यायवाची है मीन। मत्स्य मछली, झब, अंडभर, सफरी, ये क्या है? मछली के पर्यायवाची। दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो कौन सा भिन्न अर्थ है इसमें? कौन शब्द है? भार्या। भार्या क्या है? भिन्न है इस सभी से। आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये क्या है? एक ही है, पर भार्या अलग है। भार्या क्या होता है? पत्नी को बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनुपम का होगा अद्वितीय। मान अनुपम माने अद्वितीय। अनूठा, अतुल्य, अनन्य, ये क्या होगा? अनुपम के पर्यायवाची। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है? सुनी बात पर विश्वास कर लेना। सुनी बात पर विश्वास कर लेना। किसी ने कोई बात कह दी तो कान का उसने वही बात मान ली, उससे वेरीफाई नहीं किया कि ये बात सही है या गलत है। 6 वर्ड किससे के योग से बनाए? तो का और सा के ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। संयुक्त वर्ड कितने हैं? संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ध्यान रखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। स्पृश्यता, तो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 22 के बाद 23 क्वेश्चन। पवन का संधि विच्छेद पौधन। पवन का पौधन अन, अभी उसमें भी आया था 2011 पेपर में, पवन का ही पूछा गया था, पौधन। इसमें भी ये रिपीट कर दिया है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः धन जन्म, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद कौन सी संधि है इत्यादि में? तो इत्यादि में कौन सी? येड़ संधि है, जिसमें या से पहले आधे कटे फटे अक्षर आ जाएं तो वहाँ येड़ संधि होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? दीनतापूर्ण प्रार्थना करना, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नाक रगड़ना दीनतापूर्ण। उन्मूल का विलोम शब्द क्या होगा? रोपड़ होगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। उन्मूलन का रोपड़। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है, किसकी संज्ञा दी है? तो वीरगाथा काल की दी, वीर बपन काल की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किसी संज्ञा दी? वीर बपन काल की संज्ञा दी है। नए देखेंगे, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? आस्तीन का सांप होना, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए सही शब्द क्या है? तो जितेंद्रिय, ये हमारे उसमें भी आया है 2011 वाले सेट में, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा पहली भाषा खत्म होगी। इसके बाद आ गई हमारी सेकंड लैंग्वेज, जिसमें क्या है? इंग्लिश, थर्ड पार्ट की सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज 2 होती हैं, एक संस्कृत होती है, एक इंग्लिश होती है। जो लोग इंग्लिश लेना चाहें वो इंग्लिश ले सकते हैं, और जो संस्कृत लेना चाहें वो संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश वालों के लिए वो इंग्लिश देखें, और जो संस्कृत वाले वो स्किप कर दें, आगे देखें। आगे आपको क्या मिलेगा? संस्कृत मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आप पैसेज पढ़ सकते हैं, ये आपको पूरा पैसेज दिया है। द पैसेज, ये पूरा जोधपुर लुक डाउन फ्रॉम द हिल एट न्यू सिटी, तो ये आप पूरा पढ़ेंगे, पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन है, द ओनली ऑब्जेक्ट दैट एक्चुअली ब्रोक द मोनोटरी ऑफ द बेस्ट डेजर्ट वेयर, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी इसका राइट हो जाएगा। क्लम्प ऑफ द स्क्रब हियर एंड देयर। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन दूसरा, बिटवीन द फोर्ट एंड द डेजर्ट देयर इज आर, तो ये क्या है? 2 सिटीज़। कितना? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 2 सिटीज़। आप पैसेज को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा। डॉट डॉट आर कंपेयर्ड टू स्नेक्स, तो कौन से? तो लॉन्ग, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। लॉन्ग नेक्स ऑफ कैमल्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबी किसकी वो होती है? तो कैमल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 4, द नैरेटर स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन इज, तो ये क्या है?
ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी एनालिटिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5वां। डॉट डॉट द न्यू सिटी विच हैड स्प्रेड डॉट 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 विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द एबव क्लोज। तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है आपका कंजक्शन। जो अंडरलाइन लगी हुई है बीच पर, तो वो क्या है? कंजक्शन लगा हुआ है, किसी को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, तो ये कंजक्शन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग हुआ है इसमें। द डेजर्ट enclosed us the for next 10 days. Voice in the above sentence has been correctly changed in। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वी वर enclosed by the desert। दिए हुए में एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस संचालन बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। ठीक है, सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स क्लम्स इज। तो क्या है इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बंचेस, वृक्षों व झुरमुट। ठीक है, झुंड या गुच्छा। ठीक है, एंटोनिम्स स्कॉल्ड। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्माइल्ड। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द डेजर्ट लुक्ड लाइक ए लाइन बिकॉज बोथ आर। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑफ द सेम कलर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये भी एक पैसे दिया है आपका, जिसमें 10 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हैं आपके। 10 से लेकर 5 क्वेश्चन हैं इसमें, 10 से लेकर 15 तक 6 क्वेश्चन हो गए। तो इसको आप पैसेज को पढ़ लेंगे आराम से। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, आप इसको पढ़ सकते हैं स्क्रॉल करके और पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आंसर लगाओगे। मैं इसका आंसर लगा देता हूँ। हाउ डू दे बेनिफिट फ्रॉम सच ए अस। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, द सरप्लस डज नॉट गेट वेस्टेड। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन। पीपल इन द डेवलपमेंट नेशन ईट वेरी लिटिल ऑफ। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। डॉटर डू नॉट प्ले ए ग्रेट रोल इन प्रोवाइडिंग फूड टू द डाइनिंग टेबल इन डेवलप्ड नेशन। तो ये क्या होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सुपर मार्केट। ठीक है, सिनोनिम्स फॉर वर्ड वोसिफेरसली इज। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्ट्रीडेंटली। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, शोरगुल के साथ, और इसका मतलब है कर्कश रूप से। एंटोनिम्स फॉर द वर्ड मॉडेस्ट हियर इज। तो इसका हो जाएगा लार्ज। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हाउ डू द रिच कंट्रीज यूज मस्ट ऑफ देयर सरप्लस व्हीट एंड माइज। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, दे फीड देयर कैटल एंड पोल्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें दे रखा है डायरेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेक्शन ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एन ऑफिशियल लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? जो इंग्लिश का स्टेटस क्या है इंडिया में? तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत में अंग्रेजी भाषा का दर्जा एक सरकारी आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है? ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड स्पेशल एकेडमिक एबिलिटी इंक्लूडिंग। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। पेज मोर अटेंशन टू द एरियाज ऑफ हिज हर इंटरेस्टेड।
इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन छुप ही गया है पूरा, ये पूरा लाइन ही छुप गई है, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, सही से फोटो नहीं आ पाया उसका। एक क्लास 7 स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक इन स्पेलिंग एज ए टीचर वर्ड यू, तो टीचर क्या करेगा उसमें, तो कैसे दिखाएंगे उसकी गलतियों को आप। ऑप्शन सी, शो हिम हिज मिस्टेक एंड आस्क हिम द प्री प्रोनाउंस देम, ठीक है। द आइडिया ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट वॉज फर्स्ट यूज्ड, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट, द स्टेपलेन क्रसन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टीफन क्रेसन, तो कौन थे इसके, कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट का विचार संपदा किसने दिया, स्टीफन क्रेसन ने दिया था। इफ़ द टीचर वांट टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टेक्स्ट एमोंग हर क्लास स्टूडेंट व्हाट विल बी द बेस्ट मेथड, तो क्या होगा बेस्ट मेथड, बी और सी, राइटिंग आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो सबसे अच्छा क्या होगा, आंसर राइटिंग कहाँ करें, ब्लैक बोर्ड पर, और मेकिंग स्टूडेंट टू टिक द आंसर इज द टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। 28 नंबर का देखें, ए टीचर फाउंड एन एडवर्टीजमेंट pamphlets for sale of the biscuits. He used it for reading and speaking activities in her class. What do you call the pamphlets? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन एक्स्ट्रा मटेरियल्स। यदि एक शिक्षक किसी बिस्किट की बिक्री के लिए प्रचार पुस्तक को कक्षा में लाकर पढ़ने और बोलने के लिए प्रयोग करता है तो उसे हम क्या कहें, एक्स्ट्रा मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट देखें 29 नंबर का, द कम्युनिकेटिव अप्रोच द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी और डी सही हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, इसका ऑप्शन सही से नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ देंगे। आगे देखते हैं 30 नंबर का, विच द रीडिंग ए टेक्स्ट विच वन द एमोंग द फॉलोइंग कैन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट थर्ड, इसका भाग दूसरी लैंग्वेज, जो लोग लैंग्वेज सेकंड में क्या रखते हैं संस्कृत, उनके लिए है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, नवशतम संस्कृत की संख्या होती है, तो 49 होती है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचयिता कौन है, तो ये है कालिदास ने लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। भानुजा में विभक्ति कौन सी है, तो भानुजा में तृतीय विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, तृतीय भानुजा। गुणाढ्य की प्रसिद्ध रचना है, तो इसकी कौन सी रचना, बृहद कथा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हितोपदेश का संबंध किस विधा से है, तो किससे है, कहानी कथन विधि से, कहानी कथन विधि से है हितोपदेश का संबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तस्में में विभक्ति कौन सी है, तो इसमें चतुर्थ विभक्ति है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7, आज्ञेय का विलोम शब्द क्या होगा, विज्ञेय होगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, आज्ञेय का विज्ञेय, ठीक है। पंचवटी में समास कौन सा हो जाएगा, तो पंचवटी में हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है भाई, आप ध्यान ना रहे, पंचवटी जैसे जिनमें अंक आ जाते हैं तो ये तो जो पीछे द्विगु में गा लगा हुआ, गा से क्या बनता है, गणित,
इसका मतलब गणित की संख्याएं जो आगे लगी होती हैं उनमें द्योग समास होता है। तो ध्यान रखेंगे द्योग, ग जो है ग माने गणित, तो जो गणित की संख्याएं होती हैं वो क्या लगी होती है, शब्दों के आगे लगी होती हैं। जैसे पंचवटी मतलब 5 बटों का समूह, तो इसका मतलब पंचवटी 5 बटें, ठीक है। तो इसी से हम ध्यान रखेंगे इसमें कौन सा समास हो, द्योग होगा। और द्वंद्व में क्या होते हैं, दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता दोनों ही शब्द क्या हो गए, प्रधान हो गए, उसमें द्वंद्व समास हो। अव्ययी भाव में क्या होगा था, इसमें अव्यय लगा होता है कि शब्द से यथाशक्ति, तो यथा जिसमें कोई परिवर्तन प्रधान होता है पहला शब्द, यथाशक्ति, ठीक है। यथासंभव, तो ये क्या अव्ययवाचक। कर्मधारय समास में जिसमें किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे विशेषता बताए हम, जैसे काला कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता कैसी है, काला है कपड़ा इसलिए काला आदमी, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कर्मधारय समास, किसी की विशेषता बताई जाए। लता शब्द का चतुर्थी एक वचन है, तो लता में कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए होगा लताएं। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, लताएं। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका हैं, तो कौन नायिका है इसमें, शकुंतला नायिका हैं। 2 क्वेश्चन शकुंतला से ही दे दिए, देखो किससे दे दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी, कालिदास ने। तो इसमें नायिका कौन है, शकुंतला है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का प्रयोजन है, तो ये क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट है, बालकों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें लट लकार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कालिदास किस अलंकार के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये किसके लिए है, उपमा अलंकार का प्रयोग सबसे किया है इन्होंने। कालिदास से 3 क्वेश्चन आ गए, शाकुंतलम से 3 क्वेश्चन आ गए कि किसने लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। और इसकी नायिका कौन थी, तो शकुंतला थी। और एक कालिदास किसके अलंकार कब सबसे ज़्यादा किस पे जोर दिया, तो उपमा अलंकार पे इन्होंने जोर दिया है, ठीक है। संस्कृति दिवस मनाया जाता है, तो श्रावणी पूर्णिमा को, तो कब मनाया जाता है संस्कृत दिवस, श्रावणी पूर्णिमा को। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण है, ठीक है। कितने पुराण है, 18। हलह संधि कहते हैं, तो हलह संधि क्या है, व्यंजन संधि को कहते हैं। हलह संधि किसको कहते हैं, व्यंजन संधि को। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत में लकार हैं, तो संस्कृत में कितने लकार हैं, 10 लकार हैं। संस्कृत में कितने लकार हैं, 10 लकार हैं। एको रस करुणा ए निमित्त भेदांत इस उक्ति में संबंध ग्रंथ है, तो ये किसका है, उत्तर रामायण चरित्र का है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, उत्तर रामचरित्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, तो धातु रूप कहते हैं क्रियापद को कहा जाता है, तो क्रियापद को क्या कहते हैं, धातु रूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुनासिका वर्णों की संख्या कितनी है, तो अनुनासिका वर्णों की संख्या 5 वर्ण है, ठीक है। अनुनासिक वर्ण कितने, 5। उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा। उन्नति का विलोम शब्द अवनति। नैने छिद्रित सात्राणी नैने इद्रहित पावकः, इस अंश में किसका वर्णन है, तो इसमें आत्मा का वर्णन दिया गया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रशेखर में समास कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बहुब्री समास हो जाएगा, चंद्रशेखर में बहुब्री समास होगा, ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्हि भवति भारत उक्त अंक का वक्ता है, तो ये किसने कहा है, श्री कृष्ण ने। किसने, श्री कृष्ण ने। अस्मट शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है, तो ये किसका है, ऑप्शन में यमी का, यमी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यमी। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप है, तो पितृ का क्या हो जाएगा, एक वचन सप्तमी एक वचन, तो इसका पितरि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पितरे हो जाएगा, ठीक है। यशोदा कृष्णे स्नेह यत वाक्य का अर्थ क्या है, तो यशोदा कृष्ण से स्नेह करती हैं, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमृत से शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत का होता है पीयूष, अमृत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें श्री भगवत गीता अंश है, तो श्री भगवत गीता किसका है? महाभारत का अंश है। श्री भगवत गीता किसका है? महाभारत का। अब देखेंगे भाग 4, इसमें सामान्य गणित आता है। ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे हमारे। कितने? 30 क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं। भाषा 2 होती हैं, जिसमें 3 भाषा पेपर में दी जाती हैं। पहली भाषा, उसके बाद दूसरी भाषा। दूसरी भाषा में इंग्लिश या हिंदी चूज़ कर इंग्लिश या संस्कृत में कुछ भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट भाषा में कोई ना कोई लेनी होगी, उसके बाद सेकंड और थर्ड, उसमें सेकंड चूज़ करनी होगी। फर्स्ट और सेकंड 2 भाषाएं चूज़ करनी होगी। तो जो भी देखना चाहते हैं संस्कृत को पढ़ना चाहें वो संस्कृत पढ़ें, और जो इंग्लिश पढ़ना चाहें वो इंग्लिश को पढ़ें। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोट पूरक के बराबर है। तो कोट पूरक क्या होता है? जो 90 + 90, जो 90 में 90 योग बना के x + y की वैल्यू क्या बनाए? x + y की वैल्यू 90 आए, तो उसे कोट, तो इसमें 45 अंश इसका राइट हो जाएगा, कोट पूरक हो कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका कॉन्जुगेट गुणा करेंगे। 3 - 4 √ 7 का कॉन्जुगेट प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करके इसकी क्या तुलना कर देंगे। तुलना के बाद जो भी वैल्यू आएगी उनको जोड़ देंगे C + D में, जैसे इसमें किया हुआ है। तो कॉन्जुगेट गुणा किया है हमने नीचे वाली संख्या का, वो प्लस करके। ठीक है। तो ये सॉल्व करके जो हमारी संख्या आई है इतनी आ गई है। इस सॉल्व के बाद हमने क्या कर दिया? तुलना कर दी है। तो D और C की वैल्यू उनको जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद जो संख्या क्या आई है हमारी? -52/1/3 संख्या आई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी क्या है हमारा? A² A + B और B और A - B, A + B और A - B का फॉर्मूला है। तो A + B और A - B को कर देंगे, तो 7 - 6 + 2 से, तो इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 से 1 आ जाएगा। इनकी वैल्यू 7 में से 6 गए, 1 बचा, 1 2 से में जुड़ जाएगा, 2 से 1 आंसर आ गया। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संख्या इतने इतने में सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो इसमें क्या करते हैं? 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6। तो इसमें क्या करेंगे? सभी का जो घात होगी वो उन्हें समान कर लेंगे। सभी की घात क्या समान होगी? जैसे 2 की घात 1/2 है, तो उसमें कितने का गुणा करेंगे? तो 6 का गुणा करेंगे, तो 6/12। ठीक है। कितना? 6/12। ऐसे 4 में ऊपर करेंगे, तो 4 में कितने का हो जाएगा? कितने का गुणा होगा? 4 का गुणा होगा, तो 4/12। 5 में कितने करेंगे? 3 का, तो 3/12। और 3 में कितने करेंगे? 1/6, तो मतलब 2/12। तो ये सबसे इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो निकल के आएगी। इनको हम सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। सबसे बड़ी संख्या होगी कौन? सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 3 से 1/6 सबसे छोटी संख्या होगी। कौन सी? ऑप्शन D, 3 से 1/6 सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि संख्या इतने इतने में 3 से विभाजित है, तो इसमें एक सूत्र होता है, शॉर्ट ट्रिक है इसमें। सभी अंकों का योग कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। सभी अंक जो दिए गए हैं उनको जोड़ के अगर वो 3 से विभाजित है तो वो संख्या 100% 3 से कटेगी। तो ऐसे ही जिन संख्याओं को जोड़ लेंगे तो इन संख्याओं का योग 22 आ रहा है। इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो 3 से कट जाए? तो 22 तो कटेगा नहीं। तो इसका मतलब हमने इसमें जोड़ा पहले क्या? 24 कटेगा, तो 24 इसमें है नहीं। 2 इसमें है नहीं, तो कटेगा नहीं। 2 इसको 24 के बाद क्या कटेगा? 27 कटेगा। 27 में 22 में 5 जोड़ेंगे तो 5 भी नहीं है इसमें। इसके बाद 8 दिया है, तो 8, तो ऑप्शन D इसका A राइट हो जाएगा। 8 जोड़ेंगे, 22 + 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 30। और 30 हमारा कितने से कट रहा है? 3 से कट रहा है। तो 100% ये संख्या 3 से कट जाएगी जब उसमें 8 ऐड कर दिया जाए। तो अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। 2 प्राकृत संख्या 6 और 11 के अनुपात में यदि उनका लासा इतना है तो मासा बताएं। तो लासा इतना है तो मासा बताना है। मासा, तो लासा बट्टे दोनों संख्याओं क्या कर देंगे? 6 × 11 का भाग लगा देंगे। क्या लगा दें? 6 × 11 का भाग लगा देंगे। तो इसमें संख्या कितनी दे रखी है? लासा में कितने का भाग लगा देंगे? 262 में 6 का और 11 का भाग लगा देंगे। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा? 7 आंसर आ जाएगा।
इसमें भी देखेंगे ये कितना 7 संख्या आ रही, ठीक है। दो भाइयों की आय का योग और अंतर दोनों की रूढ़ संख्या है। क्या है? रूढ़ संख्या। यदि बड़े की उम्र 23 है तो छोटे की उम्र बताएं। दोनों भाइयों का योग और अंतर क्या है? एक रूढ़ संख्या है। तो मान लो, माना दोनों भाइयों का उम्र x है, दोनों भाइयों की उम्र कितनी है? x है। तो इसमें क्या करना है, बड़े की उम्र 23 है तो 23 में 8 जोड़ देंगे तो 31 अभाज्य हो जाएगा, एक रूढ़ संख्या हो जाएगी, ठीक है। और इसमें से 23 में से 8 घटा देंगे तो 15 भाज्य संख्या हो जाएगी। विकल्प से देख रहे हैं, ठीक है, विकल्प बी से। अब इसके बाद 23 में 12 जोड़ देंगे 35, 12 घटा देंगे तो भी ये रूढ़ संख्या हो रही है, ठीक है। ऐसे 23 में 18 जोड़ेंगे 41 और 23 में 18 घटा देंगे तो ये दोनों ऑप्शन इसका सी। तो दोनों की उम्र क्या हो जाएगी? छोटे भाई की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका सी इसका एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को, सी इसका 18 एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। रूढ़ संख्या होंगी दोनों, इस कई संख्या आएंगी? भाज्य संख्या आएंगी, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब होती हैं जिनमें खुद का ही भाग जाए, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसी को हमें लेना है, दोनों ही संख्या अभाज्य संख्या हैं। रूढ़ या भाज्य संख्या का मतलब एक ही चीज़ है। तो अगर 23 में 18 जोड़ते हैं तो भी वो अभाज्य संख्या है, और 23 में से 18 घटाते हैं तो भी अभाज्य संख्या है। तो उसने पहले ही दे रखा है तो वो संख्या कैसी? अभाज्य या रूढ़ संख्या है। यदि वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि कितनी? 2 पाई आर होती है। तो 4 पाई से 4 पाई, ठीक है, बराबर 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यदि वृत्त की परिधि 8 हो जाती है तो 8 पाई बट्टे 2 पाई बराबर 4, यानी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान बताना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या होती है 2, ठीक है। तो माध्य कितना है? 15 है। तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई? 29 आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 29। n का मान कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। काजल 1 घंटे में एक किताब को 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को ये 2 से 1/3 घंटे में पढ़ती है। वह किताब को कितने में पूरा पढ़ देती? 2 से 1/5 घंटे में पढ़ती है। तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? 1 घंटे में कितना पढ़ रही है? 1/3। तो मान लो इसको हम मिनट में निकाल लेंगे। पूरी किताब 132 मिनट में पढ़ रही है, 60 का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो 60 मिनट में 1/3 भाग पढ़ रही है तो 132 मिनट में कितना पढ़ेगी? तो 132 मिनट में पढ़ रही है वो, 132/60 1/3, तो 11 से ही 11/15 भाग पढ़ रही है। तो 1 माइनस का 11 से, तो बचा कितना भाग? तो 4/15 बचा। पुस्तक का पढ़ने के लिए बचा भाग कितना है? 4/15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या से कोई संख्या x है, उसमें से 1/2 घटा दो, x माइनस 1/2, तत्पश्चात उसमें गुणा कर दो 1/2, उस पर संख्या में कोष्टक में गुणा कर देंगे 1/2 से, तो बराबर जो आएगा वो 1/8 हो जाता है, ठीक है। उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 3/4 आंसर आ जाएगा। उसको सॉल्व करके कहा 3/4, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या में 1/2 घटा दिया है, फिर उसमें गुणा कर दिया 1/2, बराबर संख्या कितनी? 1/8 हो जाती है। इसको हमने सॉल्व किया। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि अंकों में से 27 जोड़ दिया जाए तो अंक क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या क्या होगी? मतलब अंकों का योग 9 है तो यह संख्या कौन सी है? तो अगर उन्हें 27 उसमें जोड़ दो तो उसमें कितना हो जाता है? अंक उलट जाते हैं। जैसे मान लो 54 है, 54 का क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो ऐसे अंक उलट जाएंगे उसके। तो जैसे मान लो हमने कौन सी संख्या ली? 1 और 8 ले ली, तो 1 और 8 कितना? 18 हो गया। जोड़ेंगे तो 9 हो गई दोनों संख्या, पर उसमें 27 जोड़ेंगे तो 18 का 81 तो होगा नहीं। 18 में हम 27 जोड़ेंगे तो 81 नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद 2 ऐसे हम क्या करेंगे? 2 + 7
2 + 27, 27 में 27 जोड़ेंगे, 27 दूनी 54, ठीक है, कितना, तो ये 2 + 7 कितने के 9 हो गए, 9 हो गए कि नहीं। अब इनका क्या कर दिया, इन अंकों में दोनों अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में कितना 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों में क्रम उलट जाता है, तो 54 हो रहा है, तो 54 हो रहा है, ठीक है। तो ये ठीक देखते हैं आगे। ऐसे ही देखेंगे हम 3 प्लस कितना हो जाएगा, 9 में जोड़ेंगे तो 3 + 6 ये 36, 36 को हम 27 जोड़ देंगे इसमें, कितने 27, तो कितना हो गया हमारा, कितना हो रहा है, तो इनके उलट देंगे इनको, तो इसका जैसे हमारा इसमें किया हुआ है सॉल्व, तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी आंसर 36 सही हो जाएगा, कितना 36 एकदम सही हो जाएगा। अंकों का योग कितना है, 9 है, इनको पलट देंगे इनको 27 में और 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो 7 और 6 7 6 13 और हासिल बची 1 3 63, तो सही हो गया एकदम। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अंकों से भी कर सकते हैं इनको, उनको लेकर भी। यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग कितना है 48 है, तो उन संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। 13वां क्वेश्चन, यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग कितना है 48 है, तो अनुपात, तो उक्त संख्या का अनुपात कदापि नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, दो संख्याओं का 48 और अनुपात 48 से विभाजित होगा, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 2:5 नहीं होगा। 7 हो गया इसका, तो 7 से विभाजित नहीं है, प्राकृत संख्या 2 और 7 से विभाजित नहीं है, और 2 8 से हो जाएगा 48 और 7 5 12 से हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा, तो ये संख्या होंगी, बट डी ऑप्शन इसका रॉन्ग है। एन के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में से कौन सा सम पूर्णांक है, तो कौन सा है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन दिया है, इसमें देख सकते हैं कैसे सम और विषम हो रहा है। n बराबर 3 रख दिया है, n बराबर विषम पूर्णांक, n के विषम पूर्णांक होने पर निम्न संख्याओं में कौन सा सम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक रखने पर, तो इसमें 3 3 वैल्यू रखी, एक आ रहा विषम आ रहा है, फिर हमने इसमें b बगल में रखा वैल्यू, b को सॉल्व किया तो भी इसमें विषम आ रहा है, पर c इसमें एकदम राइट आ रहा है 32, इसलिए कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक का योग -50 कर देंगे, तो 10 तक का योग 55 आता है और -5, तो कितना आंसर आ गया इसका, 5 आंसर आ गया डायरेक्ट, कितना 10 तक का योग कर लेंगे संख्याओं का, तो योग के लिए क्या होता है n + 1/2, तो इसके हिसाब से हमारी संख्याओं का योग निकल आता है प्राकृत संख्याओं का, ठीक है। यदि प्रक्षेपण x + 3 x + 5 x + 7 x + 10 का माध्य 9 है, तो अंतिम 3 प्रक्षेपण माध्य बताना है। तो पहले इनको जोड़ लेंगे, संख्या कितनी 5 और उससे भाग लगा दें, बराबर 9 हो गया, तो इनसे जो x की वैल्यू आई 4 आई, अब 4 की वैल्यू लास्ट वाले 3 प्रक्षेपण रख देंगे, किस में, x + 5 x + 7 x + 10 में। जब इनको हमने सॉल्व किया तो ये 9 11 और 14 वैल्यू आई, इनका फिर से हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो 9 11 14/3, तो इनको क्या आंसर आया 11 से 1/3 आंसर आ गया हमारा, 11 से 1/3, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो वो क्या है, समचतुर्भुज कहलाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 उसके किस पाद में होंगे, तो इसमें तृतीय पाद में होंगे, कौन से, तृतीय में, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पहले में प्लस प्लस होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस होते हैं, फिर तीसरे में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस से और 1/4 कार से, शेष 3 पैदल चलता है, तो उसकी कुल यात्रा कितनी है, तो उसकी कुल यात्रा, मान लो कुल दूरी कितनी है, x है, x में उसने कितनी चली 2/5 x पहले चला ट्रेन से, फिर बस से चला x/3, फिर ये 4 x/4 किलोमीटर, फिर शेष दूरी 3 किलोमीटर चला पैदल,
इनको जोड़ देंगे बराबर x के बराबर दूरी आ जाएगी, x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 180 आ गया आंसर। कितना आ गया? 180। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x प्लस 1/x बराबर 5 के लिए तो x² प्लस 1/x² का मान बताना है, तो कितना हो जाएगा? तो इसके लिए एक ट्रिक भी होती है। अगर हमें कभी पूछता है x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दे रखी हो, तो इसके लिए होता है p² माइनस 2। क्या होगा? तो जब भी पूछेगा तो p इसमें क्या हो जाता है, तो p बराबर 5 रखेंगे। कितना? 5। तो p की स्क्वायर कितना हो जाएगा? p बराबर 5 रखा, स्क्वायर किया और इसमें से क्या घटा दिया हमने? 2 घटा दिया। तो 25 माइनस का 2 तो कितना आंसर आ गया? 23। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 23 आंसर राइट हो जाएगा। तो ट्रिक को ध्यान रखेंगे क्या, जैसे x प्लस 1/x दे रखा है और निकलवा क्या रहा है x² प्लस 1/x, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? p² बराबर p² माइनस 2 रख देंगे सूत्र में। इससे क्या निकल आएगा? डायरेक्ट आंसर। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, दिए विकल्प में कौन सा विकल्प x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई के क्यूब का गुणनखंड है? तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जब हमने ये किया और इसको हमने ओपन किया, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, जब इसे ओपन किया तो इसमें से कट गई संख्याएं, x³ और वाई क्यूब दोनों कट गई। ठीक है, तो बचा गया 3xy और x प्लस वाई। ठीक है, दिए गए समीकरण 3xy हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3xy हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2 की घात x प्लस 5 बराबर 2 की घात x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान बताइए। ठीक है भाई, जब हमने तो इसमें क्या करेंगे? 2 की घात x प्लस 5 और माइनस इसको हम इधर ले आएंगे जो 12 की तरफ लगाए, माइनस 2 की घात x प्लस 3 बराबर 12। इनको इसमें से हमने क्या किया? 2 की घात, इसमें से 2 की घात x प्लस 3 बाहर ले लिया हमने, तो बचा क्या? 2 की घात 2 प्लस माइनस 1 अंदर रह गया, तो 4 में से 3, तो ये 3 बचा। तो 3 गुणा 2 की घात x प्लस 3। ठीक है, तो ये 3 के मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, 3 से हमने सॉल्व किया 12 से, तो 4 बार कटा। अब इनका हम क्या कर देंगे? दोनों तरफ से x नीचे 2 बार समान है, तो x प्लस 3 बराबर 2 रख देंगे, तो इसमें x की मान कितना आ जाएगा? -1 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि व्यंजन x² माइनस 2ax प्लस a² को x प्लस a से भाग दिया जाता है तो से 4 शेष बचता है, तो a का मान बताइए। इससे हम भाग दें, 1 प्लस a से भाग दिया हमने, तो शेष हमारा कितना बच रहा है? 4 शेष बचता है, तो 4 शेष बचा, तो a का मान हमें बताना है। तो 4a² बराबर 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी? अंडर में प्लस माइनस 1 आ गई, तो a का मान प्लस माइनस 1 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, राधिका ने 2,50,000 रुपये में एक कार खरीदी। अगले वर्ष की कीमत 10% गिर गई, पुनः अगले वर्ष कीमत में 12% और गिरी, तो इन दो वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या होगा? मान लो कार का मूल्य 100 रुपये था, 100 में से कितना घट गया? पहली साल घटी 10% की कमी, तो 90/100, तो 90 रुपये की। फिर 12% की हुई, तो 90 रुपये से 12 की होगी, तो 88/10, तो कितने की बची? 79.2 रुपये की। तो दोनों वर्षों में जो घट के कितनी आई? 20.8% आई। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं, ये हो गया है हमारा, ये चलेंगे 25वां। अंडूर में 248 प्लस अंडूर में 52 प्लस 144, तो 144 12 का वर्ग होता है। 12 प्लस इसमें 12 में क्या जोड़ देंगे? 52 जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 64 हो गया। 64 किसका होता है? 8 का वर्ग हो गया। 8 को 248 में जोड़ देंगे, तो 248 2 से 56 हो गया, तो 16 का वर्ग हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 16 आ गया। वर्गमूल निकालने हैं सभी के। माना कि दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि
जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है वहाँ उत्तर दिशा हो जाए। मतलब दक्षिण पूर्व दिशा है, जो आप दिशा देख लेंगे दक्षिण पूर्व दिशा है उसको क्या मान लें, उसको उत्तर मान लें। तो इसमें कितने के डिग्री का अंतर आ गया, उत्तर ऊपर हो गया, पूरब हो गया, पूर्व के नीचे क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। पूछ रहा क्या है, दक्षिण पूर्व। तो 90 प्लस इसमें 45, 90 में 45 और जोड़ दें कितने हो गए, 135। तो 135 घूम गया, कितना घुमा रहे हैं, 135। तो बोल रहे हैं कि उसे उत्तर दिशा दर्शाया जाए। तब पश्चिम दिशा किस दिशा में होगा, तो यहाँ जब उत्तर होगा तो पश्चिम किधर होगा हमारा, तो दक्षिण पश्चिम में होगा हमारा, उत्तर पूर्व में होगा। किस में होगा, उत्तर पूर्व में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जैसे इसमें मूल आकृति ये है, पर ये क्या रहा है, पर्वत आकृति, इसको उत्तर दिखा रहा है, इसको इस जगह को ये क्या कह रहा है कि ये हो जाए। ठीक है, ये कर दी ये घुमा दिया हमारा। अब क्या कह रहा है, परिवर्तन हुआ तो इसमें 135 अंश घूम गया पूरा का जो डायग्राम था। 90 यहाँ उत्तर था, उत्तर से चल के आया तो कितना घूम गया, 135 डिग्री घूमा। ठीक है, तो उसमें के हिसाब से भी उत्तर की दिशा में 135 घुमाना पड़ेगा। तो क्या उत्तर आ जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा। किसी संख्या को 6% जब 21 में जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या x है, x का कितना कर देंगे, 16% प्लस 21 जोड़ देंगे बराबर x हो जाती है। x की वैल्यू निकालें तो वो संख्या कितनी है, 25। तो आंसर बी इसका राइट हो जाएगा। किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आय 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आय क्या थी, तो इसकी ऑप्शन 10 हो जाएगा। तो उसकी आयु 10 वर्ष थी। इसे देख लें, 5 सदस्यों का कितना हो गया, 20 गुणा 5 100 वर्ष, और 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 100। 10 गुणा इसमें से 100 में से घटा देंगे तो कितना, 50 वर्ष हो जाएगा। और 10 वर्ष पूर्व, तो 4 सदस्य होने पर परिवार के सबसे छोटे सदस्य 10 वर्ष पूर्व जन्मा, लेकिन बच्चे का जन्म होने के परिवार में 5 सदस्य हो गए। तो इसमें 5 में 50 का भाग लगा, 50 में 5 का भाग लगा, 10 वर्ष उसकी उम्र आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजन का है। तो उसके लिए एक सूत्र होता है क्या, n माइनस n कोष्ठक में n-3/2। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो विकर्णों की संख्या हम निकाल सकते हैं। बहुभुज है कोई, क्या है, बहुभुज है, उसमें हमें विकर्णों की संख्या निकालनी है। विकर्ण डले होते हैं तो कितने विकर्ण हम डाल सकते हैं। तो इसमें मान लो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो 5 × 5 - 3 कितने हो जाएंगे, 5 में से 3 गए 2/2। तो कितने विकर्ण डाल सकते हैं, 5 विकर्ण डाल सकते। ऑप्शन इसका इस हिसाब से हम निकालते हैं विकर्णों की संख्या। ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। मतलब कोई 500 रुपये का अंकित है किसी वस्तु पर, जैसे हमने कोई बुक खरीदी उस पर 500 रुपये लिखे होते हैं, दुकानदार हमें फिर भी छूट देता है, 20% की छूट। ऐसा थोड़ी नहीं कि उसने छूट दे दी तो उसे कुछ मुनाफा नहीं हुआ, उसने भी कुछ मुनाफा कमाया। पर ये बोल रहा है कि उसने 5% की छूट दी किसी बुक पर मान लो, फिर भी उस बुक पर कितना फ़ायदा होता है, 25% लाभ होता है। तो वस्तु की लागत मूल्य बतानी है, एक्चुअल वैल्यू क्या है। 5% छूट दी, 500 की वस्तु, तो 95/100। ठीक है, तो इसका जो हमारा सॉल्व हो गया आया, तो बुक कितनी की थी, कितनी की उसने 475 की छूट दी। 475 की हमें सेल में बुक दी दुकानदार ने, बट उसे 25% का फिर भी फ़ायदा हो। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, 125% की किसके बराबर होगी, 475 के बराबर वैल्यू होगी। कितना फ़ायदा हुआ, 125, तो 25। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य 475/125 × 100। तो रियल बुक जो कितने की थी, वो 380 रुपये की बुक थी। अच्छा क्वेश्चन है। अब भाग देखेंगे 5, लास्ट भाग है ये, पर्यावरण। तो पर्यावरण में क्या है, आते हैं जो क्वेश्चन पर्यावरण के ध्यान से पढ़ेंगे, इनको देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, साइरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। तो वायरस संक्रमण, सॉरी साइरस नहीं, वायरस।
तो वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है? जुकाम हो जाता है वायरस से, बोलते हैं वायरल हो गया है, हमें जुकाम हो गया है। जुकाम की बीमारी सामान्यतः राइनो वायरस किससे होता है? राइनो वायरस के कारण होती है। ये वायरस नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन को क्षतिग्रस्त करते हैं। यह बीमारी छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलता है तथा इसमें रोगी को सिरदर्द, हल्का ज्वर और आँख और नाक से पानी गिरता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो कौन है? वृष्टि, मतलब ओले ज़्यादा हों तो क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा प्रभावित होती फसल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे मध्यम मंडल है, सबसे ठंडी परत है। आयनमंडल क्या है? गर्म परत है सबसे। इसमें ही क्या होती हैं? सैटेलाइट की जो किरणें भेजी जाती हैं मोबाइल, तो ये सारा कम्युनिकेशन जो होता है वो आयनमंडल से होता है। और क्षोभमंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस है तो इसमें से ऑप्शन मीथेन क्या होगी? ग्रीन हाउस गैस होगी। तो जैसे ग्रीन हाउस गैस होती है, बोला जाता है मीथेन कहाँ से निकलती है? तो जानवर जो जुगाली करते हैं, ठीक है, मुँह चलाते हैं तो उनका फसूका निकलता है, उससे भी मीथेन निकलती है। गाड़ियों से भी मीथेन निकलता है। धान की फसल से मीथेन निकलता है, बोला जाता है। तो ये है। तो कौन कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं? उसमें भी देखो क्वेश्चन आया था उससे साइड में 2011 में, इसमें भी पूछा गया, रिपीट किया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, CFC, SF6, NF3 आदि, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन, वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा सल्फर ऑक्साइड SO2। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो 1973 में की गई थी। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। बाघ प्रजातियों के विलुप्तीकरण होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मीडियन पर खिंची है? तो उसको क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 440 1000 पर, ठीक है। 143 है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। भारत में 940 1000 लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 943 है। 2011 में 10 अधिक, 2001 में 10 अधिक है। निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? केंचुआ को। सांप भी पूछा जाता है, सांप को भी कहा जाता है किसान का मित्र। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ एक कृमि है जो लंबा वर्तुलाकार वातुवर्त होता है। इसमें बरसात के दिनों में मिट्टी के रेंगता नजर आता है। निम्नलिखित में भारत में राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो समुद्री सीमा गुजरात की है, गोवा की है, महाराष्ट्र की भी है, पर राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। जैसे MP की भी नहीं है कोई, UP की भी नहीं है समुद्री सीमा। किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो BOD। किससे की जाती है? BOD से की जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का है। किसका है? समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन क्या है? सहजीवी है एक। लाइकेन क्या है? लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवाल से मिलकर बनती है। इसमें शैवाल और कवक के बीच पारंपरिक सहजीवी संबंध होता है। CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो किसमें होता है? वाहनों और उद्योगों में। किसमें होता है? वाहनों और उद्योग में। CNG का पहले उसमें रूप भी पूछा गया था।
1 मिनट रुकेंगे। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। किसके सृजन किया जाता है? क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। LPG किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 2011 में पूछा गया था, उसमें CNG का पूछा गया था, इसमें LPG का पूछा गया है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किस किरणों को अवशोषित करती है? तो परावैंगनी किरणों को करती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है बच्चे देता है, ना कि अंडे देता है चमगादड़। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? अबायोटिक और बायोटिक घटक उपस्थित होते हैं उसे पर्यावरण कहा जाता है। बायोटिक अबायोटिक घटकों के सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहा जाता है। 19 के बाद अब देखेंगे 20 वाला। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो इसमें उत्तराखंड जुड़ा है। कौन सा? चिपको आंदोलन, उत्तराखंड। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो किस में किया जाता है? इथोलॉजी में। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। बायोडीजल तैयार होता है तो जेट्रोफा से होता है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, जेट्रोफा से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। सिल्वीकल्चर संबंधित किससे है? वन और वन्य उत्पादन से सिल्वीकल्चर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव? तो इसमें चंदौली में। चंद्रप्रभा किसमें? चंदौली में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो शेर है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, झूम खेती कहाँ की जाती है? तो झूम खेती सबसे मेघालय में, उत्तर पूर्व राज्य में की जाती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। किसका? CO2 का पर रूप है सबसे। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित है? तो यह यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वन्यजीव संरक्षण के लिए। नेक्स्ट देखें, 1972 में स्थापित की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजई के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है वो किसी के सिल्वर आयोडाइड से। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। तो ये हमारा सेट पूरा समाप्त होता है यहीं पर, जिसमें हमने पूरे क्वेश्चन देखे। इसमें हिंदी इंग्लिश की भी और संस्कृत की लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेजों को भी देखा, और जो आपके 4 भाग थे उनको भी हमने अलग से देखा। 3 भाग, तो टोटल 5 भाग होते हैं पेपर में। 30 नंबर 150 का क्वेश्चन होता है पूरा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपको कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ बताना हो, तो आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच साथी, बाय बाय, टेक केयर।